हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी। दिस इज़ विश्वानी बंसल। सो आज के लेक्चर में हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आपके हरियाणा एडीए के एग्जाम के लिए ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। हरियाणा एडीए में ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं आज तक ईडी के एग्जाम में, ठीक है, सब्जेक्ट्स में से। सो ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं क्वेश्चंस आते। सो दिस इज़ अ सुपर फास्ट रिविजनल लेक्चर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सबसे पहले कब फोर्स में आया था? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ सितंबर। ये सबसे पहले जो है फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। ये एक्ट कहाँ पे एक्सटेंड करता है? ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, एंड ये अप्लाई करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे भी। दिस इज डिफाइंड इन 2I ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया हुआ है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू कोर्ट्स मार्शल, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू कोर्ट मार्शल अगर कोई आर्मी एक्ट के अंडर होता है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंडर होता है, नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंडर होता है, तो उस पर ये अप्लाई जो है सॉरी नहीं करता है। बट दिस ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अगर कोई आर्बिट्रेटर के सामने होती है, या फिर ये एफिडेविट्स पे भी अप्लाई नहीं करता है, दैट इज प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। सो दिस डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं करता है। कोर्ट्स मार्शल दैट इज कन्वीन अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, उस पर अप्लाई नहीं करता है। एंड ना ही ये अगर कोई प्रोसीडिंग्स है आर्बिट्रेटर के सामने उस पर भी अप्लाई नहीं करता है। दिस डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स ऑल्सो, बट दिस अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before any court. Whether this applies to industrial tribunal also, just answer me this in the comment box. क्या ये industrial tribunal के ऊपर अप्लाई करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सो कोर्ट का डेफिनेशन क्या है? दिस सेज कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। कोर्ट सारे जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स को इंक्लूड करता है, सारे पर्सन्स को, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं करता है। सो दिस इंक्लूड्स ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट्स दैट आर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट? फैक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिसीव्ड बाय सेंसेस, कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो अगर कोई कहता है कि दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, दैट इज अ फैक्ट। अगर किसी ने कोई वर्ड्स कहे, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगर कोई पर्सन जो है कोई ओपिनियन होल्ड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। इन फैक्ट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। So this includes the physical facts as well as this includes the psychological facts also. So what is relevancy? Indian Evidence Act में सिर्फ वही चीजें relevant हैं that is given in your section 6 to 55 of the Act. Indian Evidence Act में legally this talks about legally relevant things, ठीक है, this does not talk about logically relevant. So इसमें वही चीजें relevant हैं जो आपको 6 to 55 of the Indian Evidence Act में रेफर की गई हैं। What is fact in issue? Fact in issue का मतलब है disputed fact that the plaintiff must prove in order to get the adjudication in his favor, and defendant जिसको prove करेगा in order to defeat the case. So that is the meaning of fact in issue. एक होता है relevancy, एक होता है admissibility. Relevancy and admissibility are neither coextensive nor interchangeable terms. Relevancy and admissibility ना तो coextensive है और ना ही interchangeable terms है। तो द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो गिवन हियर। ये कहता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जिसको आप एक्सप्रेस करते हो या डिस्क्राइब करते हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, लेटर से, फिगर से, मार्क से, या किसी भी मीन से, जिसकी इंटेंशन है कि उसको यूज करने की फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सो अगर कोई राइटिंग है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई वर्ड्स प्रिंट किए गए हैं, लिथोग्राफ या फोटोग्राफ किए, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई मैप या प्लान है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई कैरिकेचर है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई इंस्क्रिप्शन है मेटल प्लेट के ऊपर या स्टोन के ऊपर, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जिसको आपने एक्सप्रेस किया गया है, लेटर से, फिगर से, मार्क से, जिसकी इंटेंशन क्या है उस पर मैटर को रिकॉर्ड करने की, उसको हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में लेके जाएंगे। एविडेंस की डेफिनेशन में आपको 3 तरह की एविडेंस को इंक्लूड करता है: ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है, रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, उसको हम क्या कहते हैं? ऑरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सो हम कब कहेंगे कि किस चीज को दिस इज प्रूव्ड? अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड अगर सारे मैटर्स कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करता है कि ये एग्जिस्ट करता है, या उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इन सर्कमस्टांसेस में एक्ट उसके ऊपर जो है सपोजिशन ये लेके चलता है कि हाँ ये मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ। डिसप्रूव का मतलब है कि एक फैक्ट को हम तब डिसप्रूव लेके चलेंगे अगर सारे मैटर्स को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर इसकी नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस सर्कमस्टांसेस में ये सपोज करता है कि ये मैटर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है।
एक फैक्ट को नॉट प्रूव्ड कब कहेंगे? व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉट प्रूव्ड। वन इज मे प्रिज्यूम दैट द जज इज नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम अ फैक्ट, ठीक है, मे प्रिज्यूम। एक होता है शेल प्रिज्यूम, जो जज बाउंड है जिसको प्रिज्यूम करने के लिए। सो दिस इज द कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर सकती है एक फैक्ट को, इट में इधर रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड, और या फिर कोर्ट जो है प्रूफ के लिए बुला सकती है। शेल प्रिज्यूम का मतलब है कि दिस इज मैंडेटरी, कोर्ट बाउंड है, कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन को ड्रॉ करके चलेगा। मे प्रिज्यूम के बहुत सारे सेक्शंस हैं, 114 is there, section 90 is there, so I'm just giving you certain examples. So there are number of sections. Similar is with the shell presume also. Court bound है, court presume करके चलेगा regarding certain facts until and unless this is disproved. Conclusive proof का मतलब ये है कि this is conclusive, कोई भी evidence को allow नहीं किया जाएगा for the purpose of disproving that matter. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें सेक्शन की, यूर सेक्शन 112, सेक्शन 41, दैट इज बेस्ड ऑन कंक्लूसिव प्रूफ, वो कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 5 सेज दैट एविडेंस दिया जा सकता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, ठीक है, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स दैट आर हियरबाय डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। आप सिर्फ एविडेंस किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में आप तब दे सकते हो किसी फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग जिसको रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 6255 ऑफ द एक्ट, नॉट ऑफ एनी अदर। सेक्शन 6 जो है दैट डील्स विद रेस जेस्टी, ये कहता है कि रेस जेस्टी का मतलब क्या होता है? थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। सो फैक्ट अगर कोई इशू में नहीं है बट वो ऐसे कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू के साथ एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन दैट आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट है वेदर दे अकर, चाहे वो एक टाइम पे हुई हो, एक प्लेस पे हुई या डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पे हुई हो, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि वो एक टाइम पे एक प्लेस पे हो, दे मे अकर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस ऑल्सो। You need to read these illustrations also. Once just go through these illustrations also. Next is section 7 जो है that talks about 5 types of facts. Facts which are the occasion, cause, effect, ठीक है, that is state of things and opportunity. So ये जो है 5 तरह के facts के बारे में बात करता है, occasion, cause, effect, state of things and opportunity. So facts which are the occasion, cause, effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of things under which they had happened, or which afforded an opportunity that are relevant under your section 7. For example, अगर किसी का मर्डर हुआ and that was a car accident, वो कार एक्सीडेंट था, so वहाँ पे अगर टायर के निशान थे, so that is the effect, वो एक इफेक्ट है that is relevant under your section 7, वो relevant है section 7 के अंदर। Section 8 talks about 3 things, that is motive, preparation and conduct. So any fact is relevant जो शो करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी मोटिव या प्रिपरेशन को फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सो अगर कोई मोटिव है, प्रिपरेशन है या कंडक्ट है, कंडक्ट जो है वो प्रीवियस भी हो सकता है, दैट कैन बी सब्सीक्वेंट ऑल्सो, वो सब्सीक्वेंट भी हो सकता है। कंडक्ट किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी एजेंट का हो सकता है किसी पार्टी के टू एनी सूट और प्रोसीडिंग। तो कंडक्ट जो है इस सेक्शन में वो स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है because it is very easy to make false statements. False statements देना बहुत easy है, but false conduct शो करना दैट इज डिफिकल्ट। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है एंड समवन कम एंड सीज कि पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए जिसने क्राइम किया, ही सडनली रैन अवे या उसके फेस पे दिखने लग गया, सो दैट इज द कंडक्ट, वो नेचुरल है, बट इट्स वेरी इजी टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई मर्डर कर रहा है वो आके ये कहता है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, सो ही कैन ईजिली डू दैट। So this says the word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany or explain acts other than the statement. बट जो ये explanation है ये affect नहीं करेगी relevancy of statements को under any section of that. जब कोई conduct relevant होता है किसी person का, कोई statement अगर उसको की जाती है उसकी presence या hearing में जो effect करती है उसके conduct को, that is relevant. So when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. Next is conspiracy. This is relevant under your section 10. ये relevant कहाँ पे? This is relevant under section 10. I think one section is left. This is TI test identification traits are, इसमें से ये क्वेश्चन आता है, TIPs are relevant under which section of Indian Evidence Act? That is relevant under section 9 of Indian Evidence Act. Section 9 में relevant है। एंड इसमें से एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है इलस्ट्रेशन, दैट इज कि एक ट्रायल चल रहा है राइट के लिए एंड ही इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द एंड ऑफ द फॉर्म।
तो जो क्राइज है मॉब की वो रेलेवेंट होंगी एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 11 डील्स विद प्ली ऑफ एलिबाई। अगर किसी के ऊपर ब्लेम लगा कि इस पर्सन ने मर्डर किया है एंड ही सेज कि मर्डर अगर दिल्ली में हुआ था, ही सेइंग कि मैं तो उस टाइम दिल्ली में था ही नहीं, आया वाज इन मुंबई, तो बर्डन एक्यूज के ऊपर आ जाएगा प्रूव करने के लिए कि ही वाज एट मुंबई, सो ही इज टेकिंग द प्ली ऑफ एलिबाई, दैट मींस समवेयर एल्स, दैट ही वाज प्रेजेंट समवेयर एल्स ऑन दैट डे। तो फैक्ट्स जो वैसे रेलेवेंट नहीं है वो रेलेवेंट होंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, या फिर इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रॉबेबल कर देते हैं। सेक्शन 12 जो है दिस अप्लाइज टू ओनली सूट्स, ये कहता है कि अगर कोई सूट चल रहा है जिसमें डैमेजेस को क्लेम किया गया, कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितने डैमेजेस अवॉर्ड करने चाहिए, दैट इज रेलिवेंट अंडर ये सेक्शन 12। वो रेलिवेंट कहाँ पे है, वो सेक्शन 12 में रेलिवेंट है। फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है। अगर राइट या क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, तो ये फैक्ट्स जो है वो रेलिवेंट है। अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बाय विच एनी राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड, और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद हिज एग्जिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई ऐसे कोई है, सेक्शन 13 जो है दिस अप्लाइज टू बोथ, दैट इज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट राइट्स। ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बार आता है, ये दोनों के ऊपर अप्लाई करता है। वाई? बिकॉज हियर एनी राइट वर्ड इज यूज्ड हियर, यहाँ पे एनी राइट जो है वो वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट इज फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। सेक्शन 14 सीज दैट अगर कोई फैक्ट है वो ये शो कर रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें आपको एमसीक्यू कैसे आता है, इसमें लिस्ट आ जाती है कि वेदर मोटिव इज इंक्लूडेड इन सेक्शन 14, सो मोटिव इज नॉट इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड किया गया है। This is not exhaustive list, but only these things are included. Intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will और good faith. So ये आपको जो है याद रखनी है। Explanations are very important regarding this. ये कहता है कि a fact relevant as showing the existence of relevant state of mind, ये शो करेगा कि state of mind generally नहीं exist करता है, but ये particular matter in question को लेके exist करता है। But this exists to the particular matter in question. To understand this, let's see an example. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस। सो अगर ए बी को सू करता है नेग्लिजेंस के लिए कि इसने जो है नेग्लिजेंस केस ने मुझे कैरियज प्रोवाइड किया हायर के लिए जो रीजनेबली फिट नहीं है यूज के लिए, जिससे ए को इंजरी हो जाती है। ये फैक्ट कि बी की अटेंशन को ड्रॉ किया गया है और ओकेजन्स पे भी, कि बी की अटेंशन को जो है और ओकेजन्स पे भी ड्रॉ किया गया है टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियज, दैट इज रेलेवेंट। वो क्या है, वो रेलेवेंट है। तो ये फैक्ट कि बी जो है हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, ये फैक्ट कि बी जो है वो हैबिचुअली नेग्लिजेंट है कैरियजेस के रिगार्डिंग विच ही लेड टू हायर इज इररेलेवेंट। सो दिस इज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन होना चाहिए, वो जर्नली स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, देन दैट इज नॉट रेलिवेंट अंडर योर एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 जो है दिस डील्स विद कि अगर कोई ट्रायल चल रहा है किसी पर्सन का, दैट इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, तो प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, दिस इज रेलेवेंट। ये रेलेवेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी अ रेलेवेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, कल जो है मुस्लिम लॉ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है लर्नर्स, द कोर्स ऑन मुस्लिम लॉ इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, कल आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज क्लासेस बिफोर, इससे पहले कि हम फर्दर डिस्कस करें, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि this is a special batch for your Haryana EDA selection batch. This is only available at 6500 rupees by using this code. इसमें आप number of tests you can give, ठीक है। आप CPC कोर्स इज गोइंग ऑन, CRPC कोर्स इज टॉट बाय करण संगवान सर, ठीक है, ये भी आपका चल रहा है एट 9 PM। CPC क्लासेस आर गोइंग ऑन एट 7 in morning एंड मुस्लिम लॉ क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो आपका सिलेबस जो है 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of March, 9th of March से स्टार्ट हुआ है। यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच एंड यू कैन जस्ट once you take the subscription you can send me the screenshot on the Telegram channel and you can just join the classes regarding this.
अपार्ट फ्रॉम दिस इज अनदर ऑफर दैट इज रनिंग ऑन अनअकैडमी। अगर आप कोई भी प्लान लेते हो अनअकैडमी का, यू विल गेट फ्लैट 20% ऑफ। दिस इज लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट इज योर सेक्शन 15। सेक्शन 15 सेज दैट, इसको समझने के लिए भी एक इलस्ट्रेशन लेते हैं सेक्शन 15 को। फॉर एग्जाम्पल कि ए के पास सपोज 4 घर है, ठीक है। ए के पास जो है ही हैव 4 हाउसेस, इसको 4 घर आप समझ लो। इसके ए के जो है पहले भी इन 3 घरों को जो है आग लग चुकी है एंड ये तीनों के इंश्योरेंस क्लेम कर चुका है। नाउ किसके चौथे घर को भी आग लगी एंड ही इज क्लेमिंग द इंश्योरेंस। नाउ अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो ये एक्ट है ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, या फिर पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया गया है। ये फैक्ट की जो ये एक्ट है, दिस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस। ये पार्ट फॉर्म करता है सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस को, इन ईच ऑफ विच डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। दिस इज अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर योर सेक्शन 15। ये रेलिवेंट है सेक्शन 15 के अंदर, बिकॉज सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस हैड हैपेंड अर्लियर आल्सो। तो सेक्शन 15 के अंडर ये जो है रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 16। अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये पर्टिकुलर एक्ट किया गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस जिसकी अकॉर्डिंग टू विच की नेचुरली जो है किया गया होगा, दिस इज रेलिवेंट अंडर योर सेक्शन 16। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि वेदर अ पर्टिकुलर लेटर इज डिस्पैच्ड, कि क्या जो ये पर्टिकुलर लेटर है क्या ये डिस्पैच किया गया है, अगर ये क्वेश्चन रेज हो जाता है, then the fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried out to the post and that particular letter was put in that place, that is relevant। तो वो relevant होगा सेक्शन 16 के अंदर। नेक्स्ट इज एडमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडमिशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, एडमिशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है, चाहे वो ऑरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर कोई एडमिशन है, ठीक है, अगर कोई एडमिशन है दैट इज मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग, या एजेंट ने की है, ठीक है, दैट इज रेलिवेंट। अगर बाय स्यूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। सो सेक्शन 18 बताता है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है, किसकी एडमिशन रेलिवेंट होगी, दैट इज गिवन इन योर सेक्शन 18। नेक्स्ट इज सेक्शन 19 सेज दैट, सेक्शन जो 19 है ये कहता है कि स्टेटमेंट 18 में तो आपको दिया है कि किसकी एडमिशन रेलिवेंट होगी, 19 एंड 20 में भी ये दिया हुआ है। Admissions by stranger is not relevant, but section 20 is an exception to that। section 20 जो है उसकी exception है। section 19 को समझने के लिए इसकी illustration important है। अगर A जो है B A को हायर करता है रेंट को कलेक्ट करने के लिए, B बाद में A को सू कर देता है कि इसने रेंट नहीं कलेक्ट किया जो C से ड्यू था B को। ये आके कह देता है कि कोई रेंट ड्यू ही नहीं था। अगर C आके वहां पे स्टेटमेंट दे देता है कि नहीं मैंने तो रेंट देना था, that is an admission। Why? Because he is making a statement against himself। Why would he make a statement against himself? So this is relevant under your section 19। ये section 19 के अंडर relevant है। Admissions जो है that cannot be proved against the persons जो उनको बना who makes them, या उनके representative in interest जो है उसको prove नहीं कर सकते। Otherwise every person will come and make a statement that will favor his case। But there are exceptions that are given under section 21 where the person who makes the admission can also prove that। So these are the 3 exceptions that is given in your section 21। section 22 deals with कि oral admissions as to contents of document कब relevant होंगे। अगर कोई contents of document है तो वो document से ही prove होगा। This is the best evidence rule that we study in section 91 and 92। ये कहता है कि आप oral admissions दे सकते हो किसी contents of the document, जनरली तो नहीं दे सकते हो, but they can be given अगर पार्टी ये शो कर दे कि he is entitled to give secondary evidence of the contents of the document that is under the rules that are given under section 65, और या फिर genuineness जो है डॉक्यूमेंट की जिसको प्रोड्यूस किया गया है वो क्वेश्चन में है। तो oral admissions as to the contents of a document are not relevant। वो relevant नहीं है unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled already entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of the document produced is in question। When oral admissions as to contents of electronic records are relevant।
ऑरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं है अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। जब तक जेन्युइननेस जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वो क्वेश्चन में ना रेज हो। तो सेक्शन 22A याद रखना है कि कौन से सेक्शन में डील किया गया है व्हेन ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलिवेंट। सेक्शन 23 से इसके एडमिशन सिविल केसेस में कब रेलिवेंट हो। जनरली एडमिशन सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं होती अगर वो इस एक्सप्रेस कंडीशन के साथ की जाए कि इस चीज़ का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इसका सर्कमस्टांसेस में की जाए कि पार्टीज एग्री करें कि इस चीज़ का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को लेटर लिखा कि आई एम मेकिंग यू एन ऑफर, इफ यू एक्सेप्ट इट, ठीक है, देन इट्स ओके, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट यू कांट यूज दिस अगेंस्ट मी। तो दिस इज टू रिड्यूस द लिटिगेशंस। ये जो सेक्शन है ये इसलिए बनाया गया है सो दैट कि लिटिगेशंस को रिड्यूस किया जा सके। Further, the explanation that is attached to this section, this says that nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126. 126 deals with professional communication. We know that कि अगर advocate client के बीच में communication होता है that is privileged, उसको रिवील नहीं किया जा सकता, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दैट। उसकी एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई एक्ट करता है इन फर्दरेंस ऑफ एन इलीगल एक्ट, ठीक है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ करता है देन उसकी जो है उसके रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन कैन बी रिवील्ड। सो ये सेक्शन ये कहता है कि इस सेक्शन में एग्जेम्पशन नहीं प्रोवाइड है बैरिस्टर, प्लीडर या कोर्ट अटॉर्नी को, वो एविडेंस दे सकता है जिसके रिगार्डिंग उसको कंपेल किया जा सकता है एविडेंस देने के लिए 126 सेक्शन के अंडर। सो ये जो है हमने सेक्शंस रिवाइज किए फ्रॉम 1 to 23। आई होप आपकी फास्ट रिवीजन हो गई हो एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन माय क्लासेस। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस आर गोइंग, यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। दिस इज द टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन जस्ट यूज दिस कोड to join any of the batches at best price and test है, there is a test on CRPC at 850 learners, just join that। 850 पे टेस्ट है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द